मॉर्निंग क्लास 8। बच्चों, आज आपकी पुस्तक का दूसरा लेसन शुरू करते हैं। वर्ण विचार। वर्ण यानी आप जानते हैं भाषा की छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, उसे वर्ण कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम वर्णों के विषय में विचार करते हैं कि वर्ण क्या है। देखिए, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि भाषा में प्रत्येक ध्वनि को लिखित रूप प्रदान करने के लिए निश्चित चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ध्वनि के लिए निर्धारित किए गए ये चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। देखिए, अखिल पढ़ रहा है, राधा पत्र लिख रही है। उपरोक्त दोनों वाक्यों में क्रमशः 3 और 5 शब्द हैं। प्रत्येक शब्द का निर्माण कई ध्वनियों से मिलाकर होता है। जैसे देखिए, अखिल, देखिए अ, ख, ई, ल और अ। देखिए अ यानी स्वर है, इसलिए अ में कुछ मिलता नहीं है। ख में जो है वो ई मिलता है तो वो पूरा होता है। तो अ, खी, ल, अ धन ख धन ई धन ल बराबर अखिल। प धन अ, ध धन अ, त धन आ बराबर पढ़ता। ह धन ए यानी है अखिल पढ़ता है। राधा, र धन आ, ध धन आ राधा। प धन अ, त धन र धन आ पत्र। ल धन ई, ख धन आ लिख। र धन अ, ह धन ई रही। ह धन ए है। देखिए, आपने देखा कि छोटी से छोटी प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निश्चित है। इन चिन्हों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके वो वर्ण कहती है। और देखिए, परिभाषा भी आपकी वही है, वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड ना किए जा सके वर्ण कहलाती है। देखिए बच्चों, आगे पढ़ते हैं। वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्नलिखित हिंदी वर्णमाला को ध्यानपूर्वक पढ़िए और याद रखिए। देखिए बच्चों, स्वर आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ। स्वरों की संख्या जो है, वैसे तो हम आपको पढ़ते 13 होती है, जैसे अ और अ, लेकिन जब हम स्वरों को बताते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो उनमें सिर्फ 11 ही आते हैं। अंक और अ की जो है वो गणना नहीं की जाती है। वैसे ही व्यंजन जो होते हैं वो 36 होते हैं, लेकिन अब 2 नए व्यंजन जुड़ गए हैं, अंगा और अड़ा। अंगा यानी जिसमें जो है वो जो सड़क में अंगा लिखते हैं उसके नीचे बिंदी होती है ढ में, और ढ से ढकना के नीचे जब बिंदी होती है तो उसे हम अंगा अड़ा पढ़ते हैं। देखिए, पढ़ जैसे, तो देखिए आपके वजह क ख ग घ अंगा, च छ ज झ य ट ठ ड ढ अड़ा। देखिए, यहाँ पे आपके जो व्यंजन अलग से जुड़े हैं, जिनकी वजह से अब आपकी संख्या अर्थी हुई, वो है अंगा और अड़ा। और एक श्रोताओं वाला श भी जुड़ता है। देखिए, त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श और ह। देखिए, आयोग वा, अहंग और अह, आगत आ। देखिए, संयुक्त में 6 से 36, त से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी और श्रोताओं वाला श। आगत वर्ण ज के नीचे बिंदी होती है, फ के नीचे बिंदी होती है। ये जो है ज़्यादातर जो संस्कृत के वाक्य, मतलब जो हम हिंदी में या संस्कृत में जब हम उर्दू शब्द लिखते हैं तो उसके लिए जब ये प्रयोग होते हैं आगत वर्ण, तब हम आगत वर्णों का प्रयोग देखिए। वर्णों के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। देखिए, उच्चारण के आधार पर वर्णों के निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। देखिए, स्वर जिन वर्णों के उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो स्वर कहलाते हैं और इनकी संख्या जो है वो 11 होती है। व्यंजन देखिए, स्वरों के निम्नलिखित 2 रूपों में बांटा गया है। स्वतंत्र रूप जैसे आम, ईश्वर, उदार और रत। मात्रा के रूप में जैसे किसान, क धन ई, स धन आ, न धन आ। देखिए, स्वरों के भेद। स्वरों के 3 भेद होते हैं।
होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में जो है वो 2 मात्रा का समय लगता है और प्लुत उच्चारण के स्वर में जो है वो 3 मात्रा का स्वर समय लगता है। देखिए नीचे स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है, अ, ई, उ, ऋषि। दीर्घ स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का दूना समय लगता है या दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर का तिगुना समय लगता है वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। किसी का नाम जैसे हे हम बोलते हैं, हे राम, अरे कहाँ जा रहे हो, तो ये पुकारने के लिए हम प्लुत स्वर का, पुकारने के लिए या संबोधन के लिए प्लुत शब्दों का प्रयोग करते हैं। और सबसे मुख्य जो है प्लुत स्वर का उदाहरण वो जो ओम है। देखिए ओम, देखिए आगत वर्ण ओ। देखिए विदेशी भाषाओं के शब्दों का आगमन हिंदी भाषा में अपने साथ आ ध्वनि को लेकर आया है। इसका उच्चारण आ और ओ ध्वनि के मध्यवर्ती होता है, यानी बीच में होता है, जैसे हॉस्टल, डॉक्टर, ऑर्डर, कॉलेज, ऑफिस आदि। इसे मिलाकर हिंदी में कुल 12 स्वर हो गए हैं। इसके प्रयोग से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कॉफ़ी यानी बहुत, काफ़ी यानी बहुत, कॉफ़ी यानी पेय पदार्थ, हाल यानी कुशलक्षेम, हॉल यानी बड़ा कमरा, बाल यानी बच्चा, बॉल यानी गेंद, काल यानी समय, कॉल यानी सुनना, या जैसे हम कहते हैं कि टेलीफोन में मतलब किसी को कॉल करनी है तो वो सुनना या बुलाना। अयोग वाह, ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। स्वर और व्यंजन के मध्य की स्थिति होने के कारण इन्हें हिंदी वर्णमाला में स्वरों के बाद और व्यंजनों के पूर्व लिखा जाता है। अयोग वाह 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार यानी जो ऊपर हम बिंदी लगाते हैं ना के स्थान पर, और विसर्ग जो हम पीछे बिंदी लगाते हैं और उसे उच्चारण की दृष्टि से हम ह पढ़ते हैं। देखिए अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। इसका चिन्ह देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ना कि जब हम ऊपर टोपी उड़ाते तो उसके ऊपर लगाते हैं। इसका चिन्ह है बिंदी या बिंदु है। इसे स्वर तथा व्यंजन के सिर पर लगाया जाता है, जैसे अंक, मयंक, अंक, कंकड़, पंकज, पंखा आदि। देखिए जो अनुस्वार का प्रयोग होता है उसका उच्चारण हम न के लिए करते हैं। विसर्ग, देखिए विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है। इसका प्रयोग वर्ण के आगे 2 बिंदुओं के रूप में होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः तत्सम शब्दों के लिए होता है, जैसे प्रायः यानी रोज या सदैव, प्रातः यानी सुबह, दुख यानी दुख, अंत यानी अंत। देखो हिंदी वर्णमाला में वर्णों के अतिरिक्त हिंदी में चंद्र बिंदु का प्रयोग भी होता है। इसका चिन्ह भी सिर के ऊपर लगाते हैं और इसे अनुनासिक भी कहा जाता है। अनुनासिकता का स्वर गुण है। इसका उच्चारण करते समय ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है, जैसे देखिए चांद, कुआं, माँ आदि। हल चिन्ह, व्यंजनों के लिए निर्धारित ध्वनि चिन्हों में अ स्वर समाहित होता है। जब स्वर सहित व्यंजन का प्रयोग होता है तो इसके नीचे हल यानी हलंत का प्रयोग होता है, और इसका भी प्रयोग संस्कृत में अधिकतर होता है। का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है, जैसे दिव्यवती है, विद्यार्थी, विद्वान आदि। आप देखिए बच्चों व्यंजन पढ़ते हैं, जबकि ये सब आप अपनी पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं।
देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, जिनके उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के जो है वो 4 भेद होते हैं। देखिए, व्यंजन के 4 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। देखिए, स्पर्श व्यंजन, देखिए जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के विभिन्न भागों या अंगों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए, हमने बोला का बोलने में देखिए मूर्धन्य भी हमारा इस्तेमाल होता है, जीभ हमारे तालु को भी टच करती है, दांतों को भी टच करती है और ओठ को भी टच करती है, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या जो है 25 होती है और अंगा और ढ जो है इसमें जुड़ जाते हैं, इसलिए इनकी संख्या अब 27 मानी जाती है। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु जो है वो अंदर की तरफ प्रवाहित होती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। देखिए, जैसे देखिए, आप खुद भी उच्चारण करके देखिएगा, य देखिएगा आपको अंदर की तरफ वायु प्रवाहित होती हुई लगेगी, र ल व, इनकी संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण में जो है वो किसी को भी जो है वो अधिक मेहनत करनी पड़ती। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थानों को रगड़कर ऊष्मा उत्पन्न करती, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। देखिए, श श श ह। देखिए, बहुत ज़्यादा लगता है कि जैसे परिश्रम करना पड़ता है इन वाक्यों को बोलने के लिए, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, देखिए जो भी व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या जो है वो 4 होती है। देखिए, छ से छतरी, त्र से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी और श्रोताओं वाला श। देखिए, तो विभिन्न व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजनों के मध्य कोई स्वर नहीं होता है, उनका उच्चारण संयुक्त रूप से किया जाता है। मिलाकर लिखे गए ये व्यंजन ही संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जैसे देखिए, छ से छतरी, क और श मिलता है मूर्धन्य श, तब छ से छतरी बनता है। त और र मिलता है तो त्र से त्रिशूल बनता है। ज और या मिलता है तो ज्ञा से ज्ञानी बनता है और श और र मिलता है तो श्र बनता है। ये जो है वो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। देखिए, द्विवत्य व्यंजन, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजनों से मिलती है तो उसे द्विवत्य व्यंजन कहते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, रस्सी, सच्चा, पक्का, बच्चा, खट्टा आदि। ये समझ लीजिए कि जैसे हम कहते हैं ना, आधा ता, पूरा ता, आधा ला, पूरा ला, बल्ला, तो जब भी आधा ता और पूरा ता वो होता है या आधा का और पूरा का होता है, तो वो व्यंजन जो है वो द्विवत्य व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए, र के संयोग, देखिए र जब उड़नतुआ र लगाते हैं ऊपर तो उसे रेफ कहते हैं। जब हम नीचे रा लगाते हैं, देखिए बच्चों, रा का जो हम दूसरा उच्चारण करते हैं, रा पूर्व यानी स्वर से पहले लगता है तो वो र रहित व्यंजन कहलाता है। जैसे प्रणाम, दरिद्र आदि, तो ये जो है वो र रहित व्यंजन है। देखिए, र का प्रयोग जो सिर्फ र के रूप में होता है वो हम राष्ट्र लिखते हैं, ट्रेन लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं, ड्रेस लिखते हैं। देखिए, स और त के साथ जब र का प्रयोग होता है तो त्र से त्रिशूल बन जाता है। जैसे सहस्त्र, स्रोत, पत्र, मित्र आदि। ये श और र का प्रयोग जब होता है तो श्रोताओं वाले श के रूप में हो जाता है। श्री राम, श्रम, श्रमिक आदि में। देखिए, वर्ण विच्छेद, किसी भी शब्द के संयुक्त वर्णों को अलग अलग करके विधि पूर्वक वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे हम कमल लिखते हैं, क, धन अ, धन म, धन अ, ल, धन अ,
तो ये हो गया वर्ण विच्छेद। यानी कमल लिखने में पहले क लिखते हैं, फिर धन अ लिखते हैं, फिर म लिखते हैं, धन अ लिखते हैं, फिर धन लिखते हैं, फिर ल लिखते हैं, फिर अ लिखते हैं, तो कमल। इस प्रकार ये वर्ण विच्छेद किया जाता है, बराबर कमल। देखिए बच्चों, आपका यही बताया वर्तनी की अशुद्धियों से बचा जाता है। निम्नलिखित शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे अभी मैंने पीछे आपको कमल बताया, वैसे ही जलज बता। देखिए जलज, ज धन अ, ल धन अ, ज धन आ, जलज। प धन अ, व धन अ, न धन आ, पवन। देखिए अखिलेश, अ धन ख, धन ई, धन ल, धन ए, श धन अ। देखिए चिड़िया, च धन ई, ड धन ई, या धन आ, चिड़िया। बच्चों मैं आपको कल या परसों में इस पूरे लेसन के आपको अर्थ नहीं बच्चों, आपको क्वेश्चन आंसर भेजूंगी, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।